और चलिए एक बार फिर से सीधे आपको लिए चलते हैं पंचकूला। मुख्यमंत्री मनोहर लाल संबोधित कर रहे हैं। सभी सज्जनों, महानुभाव, आज का ये कार्यक्रम वास्तव में बहुत बड़ी इंतजार के बाद ये आया है। हम जानते हैं कि ये कार्यक्रम खेलो इंडिया 3 बार इसकी तिथियां निश्चित हुई और कोरोना के कारण से जैसा सारा देश और दुनिया में बहुत सी चीजें थम सी गई थी, आज उन थमी चीजों को आगे तेज गति से बढ़ाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से एक नया आगाज हो रहा है। अब ये कार्यक्रम आज खेलो इंडिया का ये जो लॉन्च हुआ है, इसके बाद तिथि इसकी निश्चित हो चुकी है। 4 जून सायंकाल इसका शुभारंभ होगा। जब तिथि निश्चित होती है, बहुत नजदीक आने वाली होती, तो कहते हैं उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। दिनों में कहें तो आज 28 दिन 5 घंटे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। अगर घंटों में कहें तो 677 आवर्स अब ये बाकी है। और जब इस प्रकार से उल्टी गिनती प्रारंभ हो जाए, घड़ी की गति चलने लग जाए, उत्सुकता भी बढ़ती है। आयोजकों के ऊपर इसकी एक जिम्मेवारी भी आ जाती है कि उसकी तैयारी के लिए जो प्रारूप तय किया गया है, जो आउटलाइन तय की गई है, उस आउटलाइन के हिसाब से अपने पूरे परिश्रम के साथ तैयारी करनी होती है। यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार खेल विभाग तो है ही है, हमारे केंद्रीय खेल विभाग साई के साथ मिलकर और एक सामूहिक ताकत लगाकर हम ये कर रहे हैं। केवल हरियाणा के खिलाड़ी नहीं, तो सारे देश भर के हर प्रांत के खिलाड़ी जो है वो इसमें आने वाले हैं। लगभग 8,500 खिलाड़ी इसमें आएंगे। हम इन सब 8,500 खिलाड़ियों की मेजबानी करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। सब व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। बल्कि मैं कहूं कि शायद पहली बार जो तिथि तय हुई थी उस दिन तो कुछ कमियां हमें ध्यान में आ रही थी, लेकिन इस देरी के कारण से अब खेल परिसर में किसी प्रकार की मेजबानी की व्यवस्थाओं में, उनके ठहरने की व्यवस्था में, यातायात की व्यवस्था में, कुछ खेल पंचकुला से बाहर अन्य स्थानों पर भी होने वाले हैं। उन सब स्थानों की भी तैयारी एकदम पूर्ण हो चुकी है। अब तो इंतजार है उन 8,500 खिलाड़ियों का कि वो आए। हम पलके बिछाए बैठे हैं, सारे देश के उन खिलाड़ियों का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। वो आए और हम इस कार्यक्रम को अपने को शुरू करें। मित्रों, जैसा हम जानते हैं, हरियाणा की धरती, हरियाणा की मिट्टी एक विशेष प्रकार की ऐसी मिट्टी है कि जहां हमारा जो कृषक है वो अन्न पैदा करता है, पूरे देश के लिए सप्लाई करता है। हम कहते हैं कि मिट्टी हमारी अन्न के रूप में सोना उगलती है। अब केवल मिट्टी सोना उगलती है अन्न के रूप में, ऐसा नहीं, बल्कि खिलाड़ियों की धरती है। ये मिट्टी ऐसी है कि इस मिट्टी का जो हमारा युवा है, युवती है, वो खेलों में इतना इतना एक बढ़िया प्रदर्शन अपना कर रहा है देश और दुनिया में, कि जैसे कृषक सोना उगलता है, ये हमारा खिलाड़ी ये सोना जीत करके ला रहा है। ये भी सोना लेकर के और इस देश को, प्रदेश को अपनी भूमिका के कारण से आगे बढ़ा रहा है। हम लोग खेलों के महत्व को जानते हैं कि खेल के कारण से व्यक्ति का शरीर तो बलशाली होता ही है, उसका मस्तिष्क तो तेज होता ही है, लेकिन ये जो चंचल मन है ये भी निर्मल होता है। खिलाड़ी का स्वभाव ये एक प्रकार से एक सद्गुणों से भरा हुआ स्वभाव बनता है। हम खेल जगत के बहुत नए पुराने सब लोगों को देखते हैं, समाज में किस प्रकार से आगे बढ़ने की भावना, किस प्रकार से समाज में एक सद्भाव का वातावरण ये सब बने, और जहां कहीं आवश्यकता पड़ती है संघर्ष करके और किसी भी मुकाबला करने के लिए भी तैयार रहता है। अगर देश की रक्षा सेनाओं में हरियाणा के लोगों की सबसे बड़ी भूमिका, अर्थात लगभग 10% हिस्सा
हरियाणा के लोगों का है रक्षा सेनाओं में, और अगर 10% है, हमारी आबादी तो मात्र 2.5% है, 2% है। अगर ये 10% है तो इसका कारण अगर बारीक से खोजते हैं तो ये जो खेल की भावना है, ये खेल की भावना ही उस व्यक्ति में उत्साह पैदा करता है, संघर्ष करने का जज्बा पैदा करता है और दुश्मन से लोहा लेने का मन बनता है। तो हमारा युवा हमेशा देश की रक्षा के लिए, सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो इस प्रकार इन खेलों का अपना महत्व है। चाहे वो खेलो इंडिया, ये चौथा आयोजन देश भर का हो रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने ये जो चौथा हमारा खेलो इंडिया का कार्यक्रम इस बार हरियाणा को दिया है। इससे पहले भी 3 बार ये कार्यक्रम हुए हैं। अब उन 3 बार के कार्यक्रम को देखने का अवसर हमें तो नहीं मिला है, हमारे कुछ खिलाड़ी जरूर वहां गए हैं, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं हमारा खेल विभाग उन सब का अध्ययन कर लिया होगा उन्होंने, उनसे व्यवस्था में कोई कमी नहीं आने देंगे, उससे बढ़िया व्यवस्था हम करके दिखाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार का भरपूर हमको सहयोग है। हम भी हरियाणा सरकार की ओर से किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर में, बजट में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे सब डिपार्टमेंट्स मिलजुल करके, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल खेल विभाग नहीं करा पाएगा, इस कार्यक्रम में हमारे अन्य सभी विभाग, उनकी भी भूमिका रहेगी। उनके जो अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं और हमारे खेल प्रेमी जितने भी इस इलाके के लोग हैं, उन सब की अपनी भूमिका वो रहने वाली है। तो मैं हमारे केंद्रीय खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी को विश्वास दिलाता हूं कि किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। कोई भी नवाचार, नया विचार आज उनके नाते से आता है, आप हमको जरूर संकेत करिए। जैसा खिलाड़ी तो सब लोग खेल के नाते एक सिस्टम से वो आएंगे ही, लेकिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने ठीक कहा कि जो दर्शक हैं, जो खेल प्रेमी सज्जन हैं, वो जितना अधिक संख्या में वहां पहुंचेंगे, उससे उन खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ेगा, उनको उत्साह भी आएगा और एक अच्छा भाव लेकर के हरियाणा के बारे में जो उनके मन में आएगा, वो एक अच्छा भाव और संस्कार लेकर के पूरे देश में जाएंगे कि हरियाणा की भी कोई एक पहचान उनके मन में, उनके ध्यान में आई है। जहां तक खेलों की तैयारी के नाते, यह हरियाणा में केवल खेलो इंडिया नहीं, अन्य भी खेलों के प्रकार के नाते से, जैसा आपने कहा कि हरियाणा में हम जितने भी प्रदर्शन हुए हैं, खेलों के जितने भी टूर्नामेंट्स हुए हैं, जितने मैच हुए हैं, चाहे वो एशियन खेल हैं, चाहे वो उससे ऊपर कॉमनवेल्थ के गेम्स हैं, ओलंपिक के गेम्स हैं, सभी गेम्स में हरियाणा की भूमिका बराबर, जिसको कहना चाहिए एटलीस्ट 1/3 तो हम कह ही सकते हैं, सब जगह रही है। यानी अगर देश के अंदर कहीं 60 मेडल आए हैं तो उसके अंदर 20 से 25 तक हरियाणा नहीं लाए हैं। अब यह बात अलग है कि दुनिया की अगर टैली देखते हैं तो हमारी टैली अभी दुनिया के बहुत देशों से राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो अभी बहुत नीचे है। हम राष्ट्रीय स्तर की टैली बढ़े, यह सबकी हमारी इच्छा है। उसमें हम अपनी भूमिका और जोर से निभाएंगे कि राष्ट्रीय स्तर की हमारी टैली ये दुनिया के अंदर भारत देश का नाम और ऊंचा बढ़े। इसकी भी तालिका जब हम देखते हैं उसके अंदर कुछ वर्षों के बाद इसमें हम सबको मिल करके अपनी भूमिका निभानी होगी कि हमारा देश दुनिया में भी अपना परचम ये लहरा सके। जहां तक खेल स्ट्रक्चर का हरियाणा में विषय है, हमने अपने यहाँ मैपिंग की है। मैपिंग में गांव स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर नीचे आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ नीचे से ही होगा, वो हमने पर्याप्त बनाना शुरू कर दिया है। बहुत चीजें हमने पूर्ण कर भी ली है। अगर हम कैच दम यंग की एक पॉलिसी के आधार पर चलें तो हरियाणा में लगभग 500 नर्सरीज कोविड से पहले चल रही थी, कोविड के दिनों में बंद हुई, अब उनको दोबारा से चालू करने के लिए हमने अपनी योजना बनाई है। अभी 500 पुरानी जो रुकी हुई है वो करेंगे, लेकिन इसकी संख्या और आगे बढ़ाने के लिए भी खेल विभाग हमारा वो काम कर रहा है। ग्राम ग्राम में हमने खेलों के मैदान, क्योंकि एक समय जब खेलों के अखाड़े होते थे, आज उसमें कुछ कमी आई है, लेकिन नए सिरे से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पंचायत की जमीन पर 2 एकड़ पार्क कम व्यायामशाला नाम से एक हमने योजना अपनी बनाकर 1000 गांव में चिन्हित किया है कि जहां वहां का नौजवान परंपरागत खेलों के अंदर, वहां छोटे छोटे अपने अखाड़े हैं, कबड्डी का कोई खेल है, कोई बैडमिंटन का है, कोई वॉलीबॉल का है, कोई जितने उस 2 एकड़ के अंदर बनाए जा सकते हैं, ये हमने प्रारंभ कर दिया है। लगभग 550 उसमें से पार्क कम व्यायामशाला बन चुके, तैयार हो चुकी है। हर जगह हम योग का शिक्षक भी देने वाले हैं।
इस बार हमारा योग विभाग 1000 योग शिक्षक इनकी भर्ती वो चालू कर दी है, बहुत जल्दी वो प्रारंभ हो जाएगी। तो ऐसे प्रारंभिक जो भूमिका है वो इन छोटे स्थानों से शुरू होगी। फिर हमारे स्टेडियम्स, लगभग 550 स्टेडियम्स ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों से बन तो गए लेकिन उनकी संभाल नहीं हुई। उन सब की संभाल करने के लिए हमने अपने खेल विभाग के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं मेडल लेके आते हैं उनकी भूमिका एक विशेष करने वाले हैं कि उनको सरकारी नौकरी, मेडलिस्ट जितने हैं उनकी हमने पॉलिसी बनाई है खेल विभाग में कि हर यानी जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आएगा, हर एक मेडल विनर के लिए एक निश्चित नौकरी कर दी है, उसको आते ही नौकरी मिलेगी। बल्कि जो यानी इससे नीचे के भी स्तर के हमारे खिलाड़ी हैं जो केवल पार्टिसिपेंट्स हैं या हमारे जिला लेवल के, प्रदेश लेवल के जो खेलों में अपना कुछ स्थान बनाते हैं, उनके लिए ग्रुप डी में विशेष तौर पर 10% का रिजर्वेशन भी हमने किया है। सी में भी हमने प्रारंभ कर दिया है। सी और डी के अंदर उनका जो रिजर्वेशन है, सी में 3% है और डी में 10% है। ये रिजर्वेशन भी उनको दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी को अपनी आजीविका के लिए, उसको परिवार चलाना है, उसके लिए भी कुछ वर्षों के बाद उसको एक अवसर अपना ये मिल जाए। इसी प्रकार जैसे खिलाड़ियों के मेडल विनर्स के लिए जो इनाम की बात है, जैसा बताया दुनिया भर में, यानी देश की बात तो हम करते हैं कि हर एक प्रदेश में हम आगे हैं, कुछ देशों का भी अध्ययन किया है, उनकी करेंसी के हिसाब से भी हमारे जो इनाम हैं वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। एक गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक का है उसको 6 करोड़ रुपया, ये गोल्ड मेडलिस्ट को हम देते हैं। दुनिया की करेंसी में किसी का भी इतना बड़ा इनाम नहीं है। 6 करोड़, 4.5 करोड़, 3 करोड़, 2.5 करोड़, इस प्रकार के इनाम हम देते हैं। और अब तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनका 15 लाख रुपया हम आने के बाद देते थे, विचार आया कि आने के बाद तो 15 लाख उनको दिया, किस काम आए किस नहीं आए। तो जैसा संदीप सिंह जी ने बताया, जाने से पहले जब उनका चयन हो जाता है तो 5 लाख रुपया एडवांस दे देते उसमें कि आप अपनी तैयारी करो साल भर में, ताकि वहां से परिणाम लेकर के आ सके। तो ऐसे जहां तक जो पुराने खिलाड़ी हैं, अवार्डी हैं, अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, इनको भी अभी तक अर्जुन अवार्डी को हम 5,000 रुपया मासिक देते थे, अब उसकी राशि हमने बढ़ा करके और 20,000 रुपया कर दी है। 20,000 रुपया प्रति मास उनको जो है ये एक प्रकार का पुरस्कार, ये उनको कहें कि प्रोत्साहन राशि, ये हर महीने मिलेगी। नए कुछ इसमें जोड़े हैं हमने पुरस्कार। जो भीम पुरस्कार विजेता है उनको भी पहली बार अभी शुरू किया, पहले कभी नहीं होता था। उनको भी भीम पुरस्कार वालों को 5,000 रुपया प्रति महीना ये मानदेय उनको मिलेगा। तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार को भी 20,000 रुपया प्रति महीना, ये उसमें से हम लोग आगे उसको देंगे। खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते जैसा पंचकुला में ताऊ देवीलाल खेल परिसर एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय स्तर का हमारा ये खेल परिसर बना है। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन हॉल आदि इनका सबका नवीनीकरण किया गया है जैसी आवश्यकता हमारी है। हम इसी प्रकार के अन्य खेल परिसर भी, करनाल है, हिसार है, रोहतक है, गुरुग्राम है, ऐसे केंद्र बनाए जाने की योजना हमारी है कि हम और इनको विस्तार दे सकें, ताकि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन इन स्थानों पर भी हम करवा सकें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो इंडोर स्विमिंग पूल है, अंबाला के अंदर इसका निर्माण चालू हो गया है। एक बहुत अच्छा एक इंडोर स्विमिंग पूल बनेगा। विश्व स्तरीय प्रशिक्षण और सुविधाएं देने के लिए 5 स्पोर्ट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये खोलने की भी हमारी योजना है। 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर, 21 जिला स्तरीय खेल परिसर, 13 उपमंडल स्टेडियम, 163 राजीव गांधी ग्रामीण खेल परिसर। HSVP द्वारा 10 स्टेडियम अलग से बनाए जा रहे हैं। इसमें 7 स्विमिंग पूल, 10 सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक, 13 हॉकी एस्ट्रो टर्फ, 1 फुटबॉल सिंथेटिक, 2 स्विमिंग पूल, 1 सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक। अलग से HSVP की जो योजना है, ये उनकी योजना अलग है, वो भी इसमें बना रहे हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा होगा उतना ही हमारे जो गांव स्तर के, यानी बहुत रूट लेवल पर जो सुविधाएं हम देंगे तो हर सामान्य व्यक्ति भी इसका उपयोग कर सकेगा। खेल में हम आगे बढ़ने के लिए, यानी खेल को, हरियाणा को स्पोर्ट्स हब ये बनाया जाए, ऐसी हमारी योजना है, ताकि खेल का खेल होगा और युवाओं को, उनको रोजगार भी मिलेगा,
और देश का नाम भी आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा जितना अपना योगदान करेगा वो जरूर करेगा। तो आज इस खेलो इंडिया के इस जो लॉन्च किया गया है, चाहे इसमें मस्कट लॉन्च किया है, जर्सी लॉन्च की है, थीम सॉन्ग का लॉन्च किया है, इस अवसर पर एक आयोजन की शुरुआत आज की गई है। मैं तो इसमें भारत सरकार की, खास करके प्रधानमंत्री जी, हमारे खेल मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी, इनका मैं आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं कि इस आयोजन का अवसर हमको मिला है। हर संभव प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ाएंगे चीजों को। हरियाणा वैसे तो बहुत क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो कृषि और खेल तो है ही है, हम आईटी युग में भी, शिक्षा में भी, सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए भी बहुत योजनाएं कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हमने स्कूली विद्यार्थियों को, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, उनको टेबलेट्स देने का काम किया है। 5 लाख टेबलेट्स हम 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को दे रहे हैं। और हरियाणा पहला स्टेट है, पहला राज्य है जिसने इतनी बड़ी संख्या में प्री लोडेड सॉफ्टवेयर के साथ उन बच्चों को, क्योंकि ये सब कोविड के कारण से ही संभव हुआ। कोविड में ऑनलाइन शिक्षा, घर में बैठ करके सब पढ़ाई करो, स्कूल हमारे बंद हो गए, तो उन बच्चों की शिक्षा को कैसे सुलभ बनाया जाए, इस चीज को, वैसे भी आईटी का युग है तो इसमें प्रौद्योगिकी के नाते जितना आगे बढ़ेंगे, लेकिन आईटी के माध्यम से खेल तो निश्चित रूप से आउटडोर ही होगा। जब बाहर विद्यार्थी निकलेगा, यानी छात्र निकलेगा, खिलाड़ी निकलेगा, तभी संभव होगा। आईटी के गेम्स से कोई दिमागी कसरत तो हो जाती है कि जो हमारे कंप्यूटर गेम्स होते हैं, बाकी सब होते हैं, लेकिन शारीरिक बल और उसकी जो चुस्ती फुर्ती, जो उसका फुर्तीला शरीर, वो तो खेल के मैदान में या अखाड़े में आके बनेगा। तो हम हरियाणा में जहाँ जय जवान जय किसान बोलते हैं, वहाँ एक बात साथ में जय पहलवान भी बोलते हैं। तो जय जवान जय किसान जय पहलवान और जय विज्ञान, ये भी हमारा नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।